लंबे वक्त से अटकलें थी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। लगातार अलग अलग अखबारों में हेडलाइन बन रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तमाम अलग अलग मीटिंग्स में एक साथ शामिल भी नहीं होते। अब इन्हीं तमाम अटकलों के बीच केशव मौर्य एक बार फिर मीडिया के सामने आए हैं और एक बड़ी बात कही है। आगामी उपचुनाव में भाजपा की रणनीति को लेकर भी उन्होंने कई खुलासे किए हैं। वो बोले हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हैं उन्हें हम सुधारेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से फ्लॉप लीडर हैं। 2014 से वो हर चुनाव में फेल साबित हो रहे हैं। लगातार 4 चुनाव हारे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन किया था, लेकिन उसमें भी फेल हो गए। इसके साथ ही आगामी उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव फेल ही होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या के चर्चित रेप कांड में आरोपी समाजवादी पार्टी लीडर मोहित खान का डीएनए मैच न होने को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोले कि अगर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग इस मामले से खुश हो रहे हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। इस पर उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। डीएनए मैच न होने से सपा के नेता खुद को बरी न समझे। समाजवादी पार्टी का चरित्र अपराधी, माफियाओं, बलात्कारियों और दंगाइयों का साथ देने वाला है। उधर केशव मौर्य ने यह भी दावा किया कि यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी मजबूती से तैयारी कर रही है। उनका दावा है कि पार्टी सभी सीटों पर अच्छे ढंग से और मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही साधु संतों की तरफ से महाकुंभ के शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदले जाने के सुझावों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने को लेकर संतों की सलाह के बाद विचार कर फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 में लगने वाला महाकुंभ 2019 से भी बेहतर और दिव्य होगा। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर इसका कोई असर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। यूपी में कानून व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार का विदेश मंत्रालय देख रहा है। युद्ध को लेकर उचित जानकारी केंद्र सरकार ही उपलब्ध करवा सकती है। आपको खबर हो कि सीएम योगी से कथित अनबन के बाद लंबे वक्त तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मीडिया कॉन्फ्रेंस से बचते नजर आ रहे थे। तमाम सुर्खियों से भी दूर थे। अब लंबे वक्त बाद जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति साझा की है तो इसको लेकर अलग अलग अटकलें भी लग रही हैं। खबर कैसी लगी दोस्तों? आपको कीमती राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश का यूं ही रुख करते रहें। यद्यपि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वह सब इन विषयों को देखता है और मेरे स्तर पे कोई विदेश में कहाँ किस देश से क्या युद्ध हो रहा है उस पर टिप्पणी तो उचित नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की दृष्टि से वह चुस्त दुरुस्त है और यहाँ कोई भी कानून के साथ न खिलवाड़ कर रहा है न खिलवाड़ करने दिया जाएगा। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, किस तरह से पार्टी तैयारी कर रही है? नहीं, पार्टी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद गहराई से समीक्षा किया है और उपचुनाव को महत्वपूर्ण मान करके सभी 10 सीटें कैसे हम लोग जीत सकते हैं इसको लेकर के गहन तैयारी है और हम लोग आशा करते हैं कि इसमें से अधिकांश सीटें भाजपा की झोली में होंगी। लेकिन अखिलेश यादव बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बीजेपी को सारी सीटों पे हराएंगे। अखिलेश यादव जी का दावा 2014 से याद करिए। 2014 में दावा कर रहे थे, फिर 17 में कर रहे थे, फिर 19 में कर रहे थे, फिर 22 में कर रहे थे, लेकिन 4 बार के दावे उनके फेल हो गए और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। इसके बाद भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। तो दावे श्री अखिलेश यादव जी के सदा फेल हो गए हैं और उपचुनाव में भी फेल होंगे और 27 में भी फेल होंगे। प्रत्याशी चयन कब तक होने की उम्मीद है? ये पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, लेकिन भाजपा का प्रत्याशी कमल का फूल होता है और कमल के फूल को खिलाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा ये उपचुनाव जो है ये 2027 का सेमीफाइनल माने जा सकते हैं? देखिए, इसको सेमीफाइनल मानिए चाहे आप उसको उपचुनाव मानिए, ये आप सब पत्रकार मित्रों का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन हम लोग हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हैं और हर चुनाव को जीतने की कोशिश करते हैं। 2014 से और 24 के बीच में हमारी थोड़ी सी चूक 2024 में हुई है और जो चूक हुई है उसको सुधारते हुए हम लोग उपचुनाव को अच्छे ढंग से मजबूती से लड़ने का प्रयास है। अच्छा, जो अयोध्या की घटना हुई थी उसमें डीएनए मैच नहीं हुआ, उसको लेकर भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बहुत हमलावर है। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र
अपराधियों का, माफियाओं का, बलात्कारियों का, दंगाइयों का साथ देने का रहा है। ये कोई उनके लिए खुशी की बात हो सकती है कि डीएनए मैच नहीं हुआ, तो ये खुशी की बात हो सकती है। एक अबोध बालिका के साथ इतना घिनौना कुकृत्य हुआ और उसके बाद उस डीएनए रिपोर्ट में उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी का ड्राइवर या क्या है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन किसी न किसी का डीएनए मैच हुआ है। तो इससे समाजवादी पार्टी या उनके नेता अपने को बरी न समझें। इस प्रकार के अपराध के लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए और जिसने भी यह विभत्स कांड किया है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट उसको तय करेगा किसको कैसे सजा देनी। अच्छा, कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, बहुत आस्था का पर्व होता है। तमाम संत महात्मा ये मांग उठा रहे हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में जो मांस, मछली, मदिरा की दुकानें हैं, ये बंद होनी चाहिए। क्या इस बारे में कोई? देखिए, पूज्य संतों का इस प्रकार का कोई भी विषय है, उसको जहां पर संभव है वह जरूर सरकार कदम उठाती है और संतों की भावनाएं हों चाहे नागरिकों की भावनाएं हों, उनका ध्यान रखा जाता है। अच्छा, मायावती जी हरियाणा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 1977 में जनता पार्टी की एक सभा थी जाति तोड़ने को लेकर, वहां पर जो है दलितों को कहकर संबोधित किया जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया था और कहा था संविधान में जो व्यवस्था है ओबीसी, एससी, एसटी वही कहना चाहिए। इस समय इस तरह के बयान क्यों दे रही मायावती हरियाणा चुनाव को लेकर? देखिए, ठीक है, ये संवैधानिक शब्द हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, इसलिए उसको उन्होंने कहा होगा। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है मैं नहीं जानता हूं। बाकी इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वह सब एक परिवार का हिस्सा है, भारत माँ की संतान है और सब एकजुट होकर के रहें और आगे बढ़ें। यही लगातार प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। संगम की धरती पर 2025 का जो महाकुंभ है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? हालांकि बाढ़ और कुछ देखिए, कुछ तैयारियां पिछड़ गई हैं। आप सब पत्रकार मित्र लोग साक्षी हो प्रयाग के, मैं भी साक्षी हूं। 2019 का कुंभ आपने देखा है। 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद माघ मेले से आपने ट्रेलर देखना शुरू किया था, तो कुंभ मेले में हमने एक छोटी सी लघु पिक्चर दिखाई थी और हमें उम्मीद है कि जो कुंभ आ रहा है 2025 का, वह ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, स्वच्छ होगा। और 19 में अगर 24 करोड़ लोग आए थे तो मुझे उम्मीद है कि इसमें वह संख्या दुगनी भी हो सकती है। और देश भर में कुंभ मेले को लेकर के बहुत उत्साह है। जो तैयारियां कहीं पर भी कोई कमी है, वर्षा अब समाप्त होने की ओर है, अब वो सारी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी हों, इस पर सरकार की पैनी दृष्टि है। लोगों भी जल्दी जारी होगा। सर, एक आखिरी सवाल है कि ये शाही स्नान को लेकर संतों का आपत्ति की शाही शब्द हटाया गया। देखिए, ये जो हमारे पूज्य संत कहेंगे वो तो संतों के द्वारा बनाया गया शब्द है। सरकार संतों के जो भी निर्देश होंगे, जो उनका सुझाव होगा, वो कुंभ मेला को लेकर के, माघ मेला को लेकर के, अन्य मेलों को लेकर के, उस पर विचार करेगी सरकार।